सिर्फ ये देखना मत पूरा चेहरा है कटेगा। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग नए चैप्टर को शुरू करते हैं और हमारा नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। आइए स्टार्ट करें। केमिकल काइनेटिक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ही स्पष्ट है, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स की बात हो रही है, इट मींस क्या, ये कुछ ना कुछ स्पीड और रेट के संबंध में बात कर रहा होगा। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स हम कहते हैं केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस के संबंध में अध्ययन करते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। इट मींस केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with rate of reaction and factors affecting rate of reaction is known as chemical kinetics. तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स क्या बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस के संबंध में अध्ययन करते हैं, यही क्या कहलाता है? केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। तो अब सबसे फर्स्ट हमें यह जानना होगा कि आखिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आइए हम लोग न्यू टॉपिक जाने, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जरा रेट ऑफ रिएक्शन के संबंध में राइट में ध्यान से समझें। आप क्या जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है भैया? रिएक्टेंट का कन्वर्सन प्रोडक्ट में होता है। मिस रिएक्टेंट का कन्वर्सन प्रोडक्ट में हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? समय के साथ रिएक्टेंट के अमाउंट में डिक्रीज हो रही होगी, जबकि प्रोडक्ट के अमाउंट में क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। इस यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अमाउंट में जो भी चेंज हो जाए उसे ही हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। जरा एक मिनट हम समझते हैं, जिससे अभी हम किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जरा एक मिनट आप ध्यान से समझें। रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे हम किसी रिएक्शन को देखते हैं और यहां देखते हैं ए है, इससे बी की बात कर रहे हैं। मीन्स ए क्या है? रिएक्टेंट है और बी क्या है? प्रोडक्ट है। मीन्स रिएक्टेंट का कन्वर्सन किसमें हो रहा है? प्रोडक्ट में हो रहा है। अगर हम इनिशियली जिस समय टाइम 0 है तो उस समय हम क्या देख रहे हैं? इनिशियली इसका हम ए मोल लिए हैं, तो ये शुरू में क्या होगा? 0 मोल, क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है। जब रिएक्टेंट क्या होगा? कंज्यूम होगा, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसका कन्वर्सन इसमें हो रहा है। तो हम देखते हैं आफ्टर टाइम टी, कितनी टाइम के बाद क्या होता है आफ्टर टाइम टी। तो आप क्या जान रहे हैं कि रिएक्टेंट के अमाउंट में डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट के अमाउंट में क्या होगा? इंक्रीज होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं है, तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। और यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, इट मींस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो हम क्या जान रहे हैं? इसके एक मोल के अगर कंप्लीटली इसका क्या होता है? कंज्यूम होता है, तो इसके कंप्लीटली 1 मोल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अगर इसका हम बोले कि x मोल कंज्यूम हो रहा है तो ये भी क्या होगा? x मोल बनेगा। मींस आफ्टर टाइम t ये x खत्म हो गया तो बचा कितना रह गया? a माइनस एक्स मोल। a मोल शुरू में था और x मोल रिएक्शन में भाग लिया, तो आफ्टर टाइम t ये बचा कितना रह गया? a माइनस एक्स मोल। जबकि ये शुरू में क्या था? 0 मोल था और x मोल बना, तो ये क्या हो गया? x मोल हो गया। अब अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखते हैं?
तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं चेंज इन अमाउंट ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। दूसरे में क्या लिख सकते हैं, चेंज इन अमाउंट ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम। और अमाउंट इट मींस क्या, नंबर ऑफ मोल्स की बात हम करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एन ए बाय डेल्टा टी, या हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन बी बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा एन बी बाय डेल्टा टी ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम देखें कि ये क्या होगा, एक्स बाई टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत है, यहाँ क्या है, ये आ जाएगा माइनस एक्स बाई टी। और कोई रिएक्शन हो तो उसका कुछ ना कुछ रेट होगा, रिएक्शन नहीं हो तो उसका रेट क्या होगा, अगर रिएक्शन रेस्ट में तो उसका रेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि रेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिंस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, सो रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल हैव नेगेटिव साइन। इसकी बात हम करें, देखिए ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है माइनस एक्स बाई टी, जबकि ये क्या रहेगा, एक्स बाई टी। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, निगेटिव आ गया। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का साइन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो सो टू गेट पॉजिटिव साइन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिनोटेड विथ ए नेगेटिव साइन। इट मीन्स हमें रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन लिखना चाहिए था, तो हमें क्या लिखना चाहिए था, चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। तो हम किए चेंज इन अमाउंट ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, लेकिन रिएक्टेंट है तो यहाँ साइन क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। जबकि ये प्रोडक्ट है, इसमें साइन में किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका तो शुरू में अमाउंट क्या है, जीरो है, और फाइनली अमाउंट क्या हो गया, एक्स हो गया है। तो इस केस में देखना है कि फाइनली अमाउंट बढ़ रहा है, जबकि इनिशियली क्या है, कम है या जीरो है। तो फिर क्या होगा, इसका जो चेंज आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख रहे हैं एक्स बाई टी, यहाँ हम माइनस साइन पहले ही ले लिए थे, तो अब ये माइनस साइन आ गया। ये भी देखिए क्या हो गया, एक्स बाई टी, और यह भी हमारा क्या हो जा रहा है, एक्स बाई टी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब किसी भी केस में निगेटिव नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन में कहते हैं कि इन ए केमिकल रिएक्शन reactants are converted to product, resulting decrease in amount of reactant and increase in amount of product with time. So rate of reaction may be defined as change in amount of reactant or product in unit time. It means एक लाइन हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में हम लिखेंगे the rate of reaction may be defined as change in amount of reactant or product in unit time. रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या लिख रहे हैं, the rate of reaction may be defined as change in amount of reactant or product in unit time. ये लिखे। इसके बाद अब हम क्या कहेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे, इसे भी लिखना नहीं है। चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। अब इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके हम उस बात रिएक्टेंट वाले की बात करेंगे। तो क्या कहते हैं कि since amount of reactant is decreasing with time, so rate of change in amount of reactant will have negative sign. So to get positive sign of
rate of reaction, the rate of change in amount of reactant is expressed with a negative sign, is expressed with a negative sign. मीन्स हम क्या लिख रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम लिख रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। और हम क्या बताएं कि रिएक्टेंट का अमाउंट तो समय के साथ डिक्रीज कर रहा है। जब रिएक्टेंट का अमाउंट समय के साथ डिक्रीज कर रहा है तो इस केस में जो चेंज हम निकालेंगे उसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के साइन को पॉजिटिव ऑब्टेन करने के लिए रिएक्टेंट के केस में जो चेंज होता है उसे हम क्या करते हैं, तो एक निगेटिव साइन के साथ दर्शाते हैं। यहाँ तक की बातों को लिख लिए। अब जरा ध्यान दें, तो इट मींस हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका अर्थ हम इसके नीचे एक एग्जांपल लिखते हैं। अगर बात करें ए से बी, तो इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन ये तो बता चुके हैं कि रिएक्टेंट में साइन निगेटिव रखेंगे, प्रोडक्ट में साइन पॉजिटिव रखेंगे। और चेंज इन अमाउंट की बात करें, इसका नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, हम क्या बोलेंगे, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, या क्या बोलेंगे, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम। इसमें साइन हम क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, जबकि यहाँ पॉजिटिव साइन को रखना है क्योंकि ये हमारा रिएक्टेंट है जबकि ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। इस केस में आप देख रहे हैं कि एक रिएक्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एक से अधिक रिएक्टेंट भी हो सकता है या एक से अधिक प्रोडक्ट भी हो सकता था। अगर ऐसा होता ए से हम बात करते हैं बी प्लस सी की, तो हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते थे, हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा एन ए बाई डेल्टा टी, या क्या बोल सकते हैं डेल्टा एन बी बाई डेल्टा टी, या क्या बोल सकते हैं डेल्टा एन सी बाई डेल्टा टी। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या है, ए क्या है, रिएक्टेंट है, जबकि बी और सी क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में साइन निगेटिव होना चाहिए, प्रोडक्ट में साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हम किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में दर्शा सकते हैं। रिएक्टेंट में साइन निगेटिव, प्रोडक्ट में साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तक की बातों में कहीं कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान दें, अब दिक्कत कहाँ है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है यह केवल और केवल हमारा तभी एप्लीकेबल होगा जब क्या हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का न्यूमरल कोएफिशिएंट, दोनों का न्यूमरल कोएफिशिएंट मींस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट या तो 1 हो या फिर इक्वल हो। जैसे मान लें यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है भैया, या फिर इक्वल हो, यहाँ 2 कर दें, यहाँ 2 कर दें, यहाँ 2 कर दें, तो भी यही एक्सप्रेशन लिखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा क्या है कि दोनों जगह न्यूमरल कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो फिर देखिए अगर हम सिर्फ इतना ही करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के केस में अलग अलग आ जाएगा। जरा 1 मिनट पहले उसे समझ लें, ठीक, यहाँ तक की बातों को लिख लिए हैं, पहले पूरी बातों को समझें फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। अब जरा 1 मिनट ध्यान से देखिए, जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, पहले समझिए सारी बातों को। जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं और दोनों के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। रिएक्शन लिख रहे हैं PCl5, इससे बात करते हैं PCl3 प्लस Cl2, और हम इनिशियली क्या करते हैं, इसका 1 मोल लेते हैं। जरा ध्यान दें, इनिशियली हम क्या किए हैं, इसका 1 मोल लेते हैं, ये क्या है 0 मोल है, और ये हमारा क्या है 0 मोल है। आफ्टर टाइम t हम बोलते हैं इसका x मोल कंज्यूम हो रहा है, ये हो जाएगा 1 माइनस x मोल, ठीक, ये कितना बनेगा भैया x मोल, और ये कितना बनेगा x मोल। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 बाय चेंज इन टाइम, या हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 बाय चेंज इन टाइम, या हम क्या लिख सकते हैं,
चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 बाय चेंज इन टाइम। इसके टर्म में आइए, ये देखिए चेंज हमारा क्या होगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स बाई टी। ये भी क्या हो जाएगा एक्स बाई टी, और यह भी क्या आ गया एक्स बाई टी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक रिएक्शन है, ये पूरा का पूरा एक रिएक्शन है, तो इसका रेट किसी के भी टर्म में हम निकालें वो बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। आप देख रहे हैं सभी के टर्म एग्जैक्टली सेम आ रहा है। लेकिन अब दूसरा आप एक एग्जांपल देखिएगा जहां ये बातें अलग हो जाएंगी, जहां ये बातें अलग हो जाएंगी। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, N2 प्लस 3H2 2NH3 2NH3, इसका एक मोल है, यहाँ क्या है 3 और यहाँ 2, इसका एक मोल इसके 3 मोल से कंबाइन करते हुए इसके 2 मोल का फॉर्मेशन करता है। सभी का देखिए यहाँ न्यूमरल कोएफिशिएंट सभी का क्या था 1 था, इक्वल था, जबकि यहाँ देख रहे हैं सभी का न्यूमरल कोएफिशिएंट क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो अब सिर्फ इतनी ही बातों से मेरा काम नहीं चलेगा। अगर हम इसके लिए बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं और हम लिखते हैं इसके लिए, जैसे इससे पहले लिखे तो उसी ढंग से यहां भी लिख सकते हैं, माइनस चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम, या क्या लिख सकते हैं माइनस डेल्टा NH2 चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम। यहां बात करें ये दोनों रिएक्टेंट है तो साइन निगेटिव आया, जबकि ये प्रोडक्ट है तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हम क्या लिखेंगे डेल्टा NNH3 बाय डेल्टा T। अब जरा आप ध्यान दें, हम अगर इनिशियली इसकी बात करते हो 1 मोल, जरा ध्यान दें, या इनिशियली इसका हम लेते हैं A मोल और इसका लेते हैं B मोल, तो ये शुरू में क्या होगा 0 मोल। आफ्टर टाइम T में चलते हैं, आफ्टर टाइम T, तो आफ्टर टाइम T हम क्या लिख सकते हैं A माइनस एक्स मोल, ये क्या हो जाएगा B माइनस 3x मोल, और ये क्या हो जाएगा भैया 2x मोल हो जाएगा। तो देखिए जब हम चेंज निकालेंगे तो यहाँ हमारा चेंज क्या आएगा x बाई टी, जबकि इस केस में चेंज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3x आएगा, तो माइनस तो है ही, तो 3x बाई टी, जबकि इस केस में चेंज क्या आ जाएगा 2x बाई टी। तो आप देखिए सभी के तीनों के केस में रेट क्या हो गया अलग हो गया, जबकि ये तो पूरा का पूरा एक रिएक्शन है ना, तो इसका रेट क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। जैसे ये एक ट्रेन है, इसमें बहुत सारा बॉगी लगा हुआ है और ट्रेन भागलपुर से पटने की ओर जा रही है, तो ऐसा थोड़े होगा कि इंजन का स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, फर्स्ट डिब्बे का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे डब्बे का स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, तीसरे डब्बे का स्पीड क्या 120 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा थोड़े होगा। पूरे के पूरे डब्बे का स्पीड वही होगा जो इंजन का स्पीड है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन पूरा का पूरा एक रिएक्शन है, वो जो होगा वो क्या होगा स्पीड ऑफ ट्रेन, जो स्पीड ट्रेन का होगा उसी से ना सबको खींचा जाएगा भैया। तो अब इस केस में देखिए आपका तो अलग अलग आ गया, तो आप क्या करते हैं कि जो बात को इससे पहले पढ़ा रहे थे वो सही था, लेकिन यहाँ क्या हो गया गलत हो गया, ऐसी बातें नहीं है, सारी बातें सही थी, सिर्फ उसमें आप कुछ बातों को और भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जो रेट दर्शाते हैं चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो लेते हैं ठीक इन यूनिट टाइम, वो पर मोल के टर्म में लेते हैं। इस हमें यह लिखना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर मोल। हमें क्या लिखना चाहिए, तो हमें लिखना चाहिए रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर मोल के टर्म में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए पर मोल के टर्म में जिससे बात करेंगे सबके केस में देखिएगा x बाई टी हो जाएगा। जिससे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो चेंज है 1 मोल के लिए ही x का चेंज है, जबकि यहाँ क्या देख रहे हैं 3 मोल के लिए 3x का चेंज है, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा ठीक उस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 मोल के लिए चेंज क्या है 2x का है, तो 1 मोल के लिए क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, जितनी बातों को हम जान रहे थे वो सारी की सारी बातें सही हैं, बस हमें वहीं एक बातों को और भी जोड़ना पड़ेगा कि पर मोल के टर्म में हम बात करेंगे, और जब हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दर्शाएंगे तो वहां हम क्या करेंगे कि जो उसका न्यूमरल कोएफिशिएंट होगा ना उसे डिवाइड कर लेंगे,
जिसे यहाँ देखिए न्यूमरल कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ 1 से डिवाइड करें या कुछ करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ न्यूमरल कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो हमें लिखना चाहिए था यहाँ क्या, ठीक 3/1, क्या यहाँ 3 आ गया, 3/1। यहाँ करेंगे क्या 2/1, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ आ जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया x/t 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 आ गया। इट मीन्स अब इसी बात को यहाँ तक हम जो लिखाए थे, अब पहले सारी बातों को आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में आप लिख सकते हैं। रिएक्टेंट में साइन निगेटिव होना चाहिए, प्रोडक्ट में साइन पॉजिटिव होना चाहिए। और एक बात और भी ध्यान देना है कि जो भी उसका न्यूमरल कोएफिशिएंट होगा, जो भी उसका न्यूमरल कोएफिशिएंट होगा, उससे आप वहां क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसके आगे लिखते हैं, जहां तक आपको लिखा चुके थे उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो हम कहते हैं इसलिए डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन वाले में हम डायरेक्ट यही क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज, रेट ऑफ रिएक्शन may be expressed as change in amount of reactant or product, rate of reaction may be expressed as change in amount of reactant or product per mole in unit time, in unit time। तो आप जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो डेफिनेशन ऊपर लिखे थे, वहां आपको एक लाइन बाद में हम बता दिए क्या लिखना होगा, पर मोल के टर्म में लिखना होगा। और उसके बाद नीचे अब आप उस बातों को लिखेंगे कि सिंस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को तो पहले ही दिखा ही चुके हैं। अब जैसे आप एग्जांपल देखें, हम कोई रिएक्शन लिखते हैं 2A से 3B, और इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं, तो हम रिएक्टेंट में क्या करेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, और इसका कोएफिशिएंट 2 है तो क्या करेंगे 2/1, इट मींस क्या है यहाँ हाफ, 2/1 इट मींस क्या, डायरेक्ट हम हाफ लिख दें। क्या लिखेंगे, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय चेंज इन टाइम, या फिर क्या लिखेंगे 1/3 चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय चेंज इन टाइम, बाय चेंज इन टाइम, ठीक। इट मीन्स हम एक और भी रिएक्शन लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसा 2A + 3B, इससे क्या करते हैं 4D। अगर ये रिएक्शन हमारा है और इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों हमारा रिएक्टेंट है, दोनों में साइन निगेटिव आएगा, ये प्रोडक्ट है, इसमें साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो भी उसका कोएफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय चेंज इन टाइम, या क्या लिखेंगे 1/3 चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय चेंज इन टाइम, या हम क्या लिखेंगे 1/4 चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D बाय चेंज इन टाइम, बाय चेंज इन टाइम। बिल्कुल कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आप किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में दर्शा सकते हैं। रिएक्टेंट में साइन नेगेटिव होना चाहिए, प्रोडक्ट में साइन पॉजिटिव होना चाहिए, जो भी उसका न्यूमरल कोएफिशिएंट हो उससे आप क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए, ठीक।
इसके आगे अब हम कुछ बातों को जरा ध्यान दें कि आप जो जनरली ये नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में देख रहे हैं, तो बुक वगैरह में आपको जनरली क्या मिलेगा, वहां कंसंट्रेशन टर्म की बात मिलेगी, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन क्या होता है भैया, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। जब हमारा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट ही है, तो जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होगा वही हमारा क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन भी हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या, इसे यही रिएक्शन है 2A से 3B, तो हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो देखिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं। एक बात तो जान रहे हैं कि रिएक्टेंट में साइन निगेटिव, प्रोडक्ट में साइन पॉजिटिव, जो भी उसका न्यूमरल कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ जो हम अमाउंट की बात कर रहे थे तो अभी हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स को ले रहे थे, लेकिन जनरली हम लोग को क्या दिया जाता है, कंसंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम कांस्टेंट दिया जाता है तो वहाँ कंसंट्रेशन की बात की जाती है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन के लिए भी हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस हाफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी, या क्या लिख सकते हैं 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी। जिससे हमारा कोई रिएक्शन है हम लिखते हैं NM प्लस Na प्लस Mb, इससे बना रहे हैं Xc प्लस Yd। तो इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो जरा ध्यान दें, हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं इसके लिए, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं -1/n चेंज इन नंबर ऑफ मोल, सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम, या क्या लिख सकते हैं -1/m चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाय चेंज इन टाइम, या हम क्या लिख सकते हैं 1/x चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाय चेंज इन टाइम, या क्या लिख सकते हैं 1/y चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D बाय चेंज इन टाइम। 1/y डेल्टा, डेल्टा मिस चेंज की बात हो गई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D बाय चेंज इन टाइम। अब जरा एक मिनट और भी ध्यान दें, याद कीजिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में आप पढ़े थे लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या कहना है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to product of active mass of reactants raised to the power equal to their numeral coefficient। It means rate of reaction हमें क्या लिखना चाहिए था, तो change in concentration of A to the power n into concentration of B to the power n, और हमें क्या लिखना चाहिए according to law of mass action, rate of reaction equals to K concentration of A to the power n into concentration of B to the power m। तो आप क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है भैया, और किसी भी रिएक्शन का कंसंट्रेशन तो एवरी मोमेंट चेंज कर रहा होगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट का कन्वर्जन एवरी मोमेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है, तब तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, एवरी मोमेंट चेंज कर रहा होगा, एवरी मोमेंट डिक्रीज कर जा रहा होगा। लेकिन आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन को लंबे समय के लिए निकाल लिए हैं तो वो केवल और केवल आपका क्या दर्शाएगा, एवरेज रेट दर्शाएगा, ना कि एक्चुअल रेट, ना कि इंस्टेंटेनियस रेट दर्शाएगा। जैसे एक मिनट हम ध्यान से समझें, जैसे आपके घर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है, और आप मान लेते हैं बाइक से आए और आपको आने में 10 मिनट का समय लगा, तो हम पूछें भैया कि आपकी स्पीड क्या है, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस डबल बाय टाइम टेकन ले लेंगे, तो 5 किलोमीटर और टाइम 10 मिनट लगा, उसे हम क्या 1/6 आवर लिख सकते हैं। इट मीन्स हमारा ये क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये 30 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो क्या हुआ, आपका एवरेज स्पीड हो। लेकिन आप जब घर से चले थे 10 मिनट में, याद करें गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर क्या करता है, वो इंस्टेंटेनियस एक्चुअल रेट को दर्शाता है किसी मोमेंट पे। तो क्या 10 मिनट तक आपका जो वो स्पीडोमीटर का पॉइंटर था वो बिल्कुल 30 किलोमीटर पे ही फिक्स था क्या, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, बिल्कुल हो रहा होगा।
आप क्या देखे होंगे, जैसे ही आप घर से गाड़ी को निकाले वो 0 पे था, स्टार्ट किए, बढ़ाना शुरू किए, कुछ बढ़ना शुरू हुआ, 5, 10, 15, 20 पे आया, और हो सकता है अगले मोमेंट ही आगे कोई बच्चा आ गया, कोई रिक्शा आ गया, आपको रुकना पड़ गया, स्लो करना पड़ गया, फिर आप चलना शुरू किए। किसी समय हो सकता है कि आप 50 किलोमीटर पर आवर भी जा रहे थे और आगे अचानक कोई आ गया, फिर से आपको रुकना पड़ा। तो वो जो आप लार्ज टाइम इंटरवल को लेते हुए कैलकुलेट कर लिए, वो आपका केवल और केवल क्या दर्शा रहा है, वो आपका दर्शा रहा है एवरेज रेट। लेकिन जब आप वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो वो क्या दर्शाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट दर्शाएगा। इसलिए आप रेट ऑफ रिएक्शन में देखिएगा 2 ढंग का एक्सप्रेशन यूज किया जाएगा। एक जगह इसे हम बोलते हैं डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए और दूसरी जगह बोलते हैं डी कंसंट्रेशन ऑफ ए। दोनों का अर्थ, इसका अर्थ भी है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका अर्थ भी है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन ये क्या है, तो बहुत बड़ा चेंज है, इस बहुत बड़े टाइम इंटरवल के लिए हो रहा होगा। और ये क्या है, बहुत ही छोटा चेंज है, इट मींस क्या, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए हो रहा होगा। तो जब हम इसी को क्या करेंगे, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए यूज करेंगे, तो वो क्या दर्शाएगा, हमारा एक्चुअल रेट, इट मींस इंस्टेंटेनियस रेट दर्शाएगा। जरा एक मिनट ध्यान से देखें, हम जैसे कोई रिएक्शन लिखते हैं 2A + B, इससे करते हैं 3C, और इसके लिए अगर हम बात करें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हाफ डेल्टा कंसंट्रेशन, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंजिंग टाइम, या क्या लिखेंगे, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंजिंग टाइम, या हम क्या लिखेंगे 1/3 चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय चेंजिंग टाइम। ये हमारा क्या दर्शा रहा है, एवरेज रेट। लेकिन यही अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इट मींस एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम बोल सकते हैं आर इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा, सिर्फ आपका टाइम इंटरवल जब बहुत ही छोटा होगा तो यहाँ चेंज भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। इस आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे हाफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी, या क्या लिख सकते हैं 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी, कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी। तो आप क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हम किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। रिएक्टेंट में साइन निगेटिव, प्रोडक्ट में साइन पॉजिटिव, जो भी उसका न्यूमरल कोएफिशिएंट है उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। एक बात जरा और भी ध्यान से, यहाँ तक की बातों को लिखने के बाद एक बात आप और भी ध्यान से समझें कि कभी कभी आप देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन जो लिखेंगे वो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, कभी कभी कंसंट्रेशन के टर्म में, और यही अगर गैसियस रिएक्शन है तो गैस के लिए आप जानते हैं कि PV इक्वल्स टू क्या होता है भैया, nRT होता है। PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है। और अभी आप बात जो कर रहे थे N/V, कंसंट्रेशन की जो बात कर रहे हैं, तो N/V इक्वल्स टू क्या, P/RT हो जाएगा। N/V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/RT हो जाएगा। जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म जो है, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को भी यूज कर सकते हैं। तो गैस के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर को भी यूज करते हैं। तो लाइक जिसे हम यहाँ ध्यान दें, हम ये रिएक्शन लिखते हैं 2A गैस से B गैस, 3B गैस। देखिए इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन का 3 एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तीनों पे आप ध्यान दें, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन तो हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते हैं हाफ डेल्टा Na बाय डेल्टा टी, या क्या लिख सकते हैं 1/3 डेल्टा Nb बाय डेल्टा टी। ये हमारा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में हो गया। दूसरे में इसी में हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन की बात कर सकते थे, तो क्या लिख सकते हैं हाफ डेल्टा कंसंट्रेशन माइनस साइन, सॉरी माइनस, हाँ माइनस तो है, बाय डेल्टा टी, और यहाँ क्या यूज करेंगे 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी कर सकते हैं। या फिर देखिए हम क्या और भी एक यूज कर सकते हैं, माइनस
हाफ माइनस हाफ, हम क्या लिखेंगे, डेल्टा चेंज इन प्रेशर ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, या क्या लिख सकते हैं 1/3 डेल्टा पी बी बाय डेल्टा टी। ये देखिए क्या हो गया, तो यहाँ प्रेशर के टर्म में आ गया, गैस है तो गैस के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइदर कंसंट्रेशन और प्रेशर। तो कभी कभी क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए दिया, वहां आप देखें गैस है, कंसंट्रेशन चेंज ना देके प्रेशर चेंज को दे दिया, तो हम प्रेशर से भी जोड़ते हुए उससे बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा नेट कंक्लूजन बस इतना ही है, क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हम किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। रिएक्टेंट के केस में जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रिएक्टेंट वाले में रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन होगा वह निगेटिव साइन को यूज करेंगे, जबकि प्रोडक्ट में कोई निगेटिव साइन यूज नहीं करना है, और जो उसका न्यूमरल कोएफिशिएंट है उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इन जनरल केस में कंसंट्रेशन टर्म की बात करनी होती है। कभी कभी जब आप देखिए कि प्रेशर दिया हुआ है तो आप प्रेशर का एक्सप्रेशन लेते हुए चल पड़िए, जब कभी नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स का एक्सप्रेशन लेके बढ़ जाएंगे। क्योंकि चेंज इन अमाउंट की बात कर रहे थे, तो अमाउंट हमारा क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में हो सकता है, कंसंट्रेशन के टर्म में हो सकता है, और गैस के केस में तो ये क्या पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है, मिस प्रेशर की भी बातें हो सकती है। बस इतनी ही बातों को ध्यान देना। अब जैसे आइए दो हम छोटा छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं, पहले एक में ध्यान दें। Which of the following expression, which of the following does not denote the rate of following reaction, the rate of following reaction, A plus 2B यहां से 3C प्लस डी है। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको लिखा है माइनस डी ए बाई डी टी, बी में दिया गया है माइनस डी बी बाई डी टी, सी में दिया गया है डी सी बाई डी टी, ठीक, और यहां दिया गया है डी में डी डी बाय डी टी। इसमें आपको हम पूछ रहे हैं which of the following does not denote the rate of following reaction, इनमें से कौन सा है जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो बताइए इसमें आंसर क्या होना चाहिए, आंसर बी हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या बोले, किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में ले सकते हैं, रिएक्टेंट में साइन निगेटिव, प्रोडक्ट में साइन पॉजिटिव। देखिए ये दोनों रिएक्टेंट है, दोनों में साइन निगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल निगेटिव है। ये दोनों प्रोडक्ट है, दोनों में साइन बिल्कुल पॉजिटिव है। तो आप बोलिएगा सर, आप बोले कि रिएक्टेंट में साइन निगेटिव वाला तो बिल्कुल सही है, तो फिर आपका ये कैसे इंडिकेट नहीं कर रहा है। एक बात हम और भी ना बोले हैं कि जो भी उसका न्यूमरल कोएफिशिएंट हो उससे आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो आप बोलिएगा सर ये भी तो हो सकता था, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भैया यहाँ क्या है, यहाँ न्यूमरल कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, क्या है 1 है, 1 तो यहाँ ले दिया गया है। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शा रहा है, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं दर्शा रहा है, ये कुछ दूसरी चीजों को दर्शा रहा है जो आगे आपको बताएंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दर्शा रहा है, जो क्या होगा 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आगे हम उसकी बात करने वाले हैं। क्लियर है। दूसरा आइए इसी में हम अब एक एक्सप्रेस दूसरा हम इसी में एक क्वेश्चन हम और भी लिखते हैं, जरा ध्यान दें। ये तो बहुत आसान है, वो भी आसान है, लेकिन वहां थोड़ा सा सोचने की बात करें। फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, N2 प्लस 3H2, इससे क्या है 2NH3, if for the following chemical reaction N2 plus 3H2
2NH3। ठीक, कहता है द इक्वलिटी रिलेशनशिप between minus dH2 by dt and dNH3 by dt is देखिए, तो फर्स्ट में दिखता है, दे रहा है माइनस dH2 by dt इक्वल्स टू dNH3 by dt। बी में दिया जा रहा है माइनस dH2 by dt इक्वल्स टू dN2 माइनस dN2 by dt। सी में कहा जा रहा है माइनस dH2 by dt इक्वल्स टू 3/2 dNH3 by dt, जबकि डी में कहा जा रहा है माइनस dH2 by dt इक्वल्स टू 2/3 dNH3 by dt। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन है द इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन, इनके और इनके बीच क्या इक्वल ढंग का रिलेशन है। जरा आप एक मिनट ध्यान देखिए, ये रिएक्शन जो है इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं। इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन जो लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस dN2 by dt इक्वल्स टू माइनस 1/3 dH2 by dt इक्वल्स टू 1/2 dNH3 by dt। तो हमें इसके और इसके बीच इक्वलिटी रिलेशनशिप पूछा जा रहा है, तो क्या होना चाहिए था, माइनस 1/3 dH2 by dt इक्वल्स टू इतना होना चाहिए था। लेकिन देखिए आप ना तो इधर कोएफिशिएंट लिया गया है ना इधर कोएफिशिएंट लिया गया, इसलिए क्या है, गलत है। दूसरे में देखिए, ठीक, अगर इसकी बात की जा रही है, इसको और इसको इक्वल किया जा रहा है, तो यहाँ क्या 1/3 होना चाहिए था, इसे 3 होना चाहिए था, जबकि नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख सकते हैं माइनस 1/3 dH2 by dt इक्वल्स टू क्या 1/2 dNH3 by dt। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dH2 by dt इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं 3/2 dNH3 by dt लिख सकते हैं, बोलिए तो हम क्या लिखें, माइनस dH2 by dt इक्वल्स टू 3/2 dNH3 by dt, जबकि इसमें देखिए माइनस dH2 by dt इक्वल्स टू क्या, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया गया 2/3, ये तो गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यह करेक्ट है। तो अभी हम केवल और केवल आपको एक टर्म बताएं कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हम क्या देखें कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कन्वर्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है, इसलिए रिएक्टेंट के अमाउंट में समय के साथ डिक्रीज होगा, जबकि प्रोडक्ट का अमाउंट समय के साथ इंक्रीज करेगा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं एज रेट ऑफ चेंजिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर मोल। पर मोल के टर्म में हम उसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो क्या बताएं कि रिएक्टेंट में साइन निगेटिव रखिएगा, प्रोडक्ट में साइन क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। जो उसका न्यूमरल कोएफिशिएंट होगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। इन जनरल केस में रेट ऑफ रिएक्शन का जो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे वो कंसंट्रेशन टर्म को कंसंट्रेशन वाला यूज करते हुए लिखेंगे, लेकिन जब गैसियस रिएक्शन और प्रेशर के टर्म में बोले तो प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, जिसकी बात की जा रही है। और बस इतनी ही बातों को आज एक बार आपको बुक से भी पढ़ लेना है और समझ लेना है, और यहाँ तक की बातों की को ध्यान से देखेंगे। फिर इसके आगे हम लोग इस पर और भी बातों की चर्चा करेंगे, तब जाके नेक्स्ट क्लास में ये आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
अभी हम समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो सकता है कि बहुत ज्यादा बातें क्लियर ना हुई हो, लेकिन मैक्सिमम बातें जरूर क्लियर हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आप किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के टर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। रिएक्टेंट में साइन निगेटिव, प्रोडक्ट में साइन पॉजिटिव, जो भी उसका न्यूमरल कोएफिशिएंट है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बस इतनी बातों को आप बुक से पढ़ लेंगे। चलिए इसके आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे।